Good afternoon, friends. Today we discuss about the state of matter. आज मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग मैटर की अवस्थाओं के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में मैटर को डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है। तो हमने उस क्लास में आपसे रूबरू होकर के बताया कि मैटर और दोज थिंग्स व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें बताई। मैटर को बताया कि मैटर वे सभी पदार्थ हैं जिनके पास स्वयं का मास होता है और जो स्थान घेरते हैं, और उस मैटर के पार्टिकल्स की जो दो विशेषताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हमारी एनसीईआरटी के बुक में दिया है, टू प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज हियर। मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये M1 पार्टिकल है और ये M2 पार्टिकल है, इनके बीच स्पेस होता है R, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और जो फ्रेंड्स जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो अट्रैक्शन है जिसके वजह से मैटर एक विशेष शेप लेता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे दो बातें जाने कि मैटर के पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली तो ये कि हर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, और दूसरी वाली प्रॉपर्टी ये कि इन मतलब पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में एक विशेष तरह का फोर्स एक्ट करता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो हमारा बेसिकली जो बात है वो ये है कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो स्टेट ऑफ मैटर अगर हम देखें तो तीन स्टेट होता है किसी मैटर का। दैट फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। अब जो ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो इन्हीं दो बेसिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, एक कंडीशन ये बन सकती है, या दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत अधिक हो और मॉलिक्यूलर फोर्स या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कम हो, तो भी पदार्थ की प्रकृति या स्टेट चेंज हो सकता है। तो मित्रों, आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर इस प्रॉपर्टी के बेस पर डिफाइन करना चाहें कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है, तो कुछ ऐसे करते हैं कि दो सब्सटेंस या दोज मैटर व्हिच पार्टिकल्स हैव negligible intermolecular space and have maximum intermolecular force are known as solid। पदार्थ की वो अवस्था, मैटर का वो स्टेट जिसमें मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी नजदीक हो, इट मींस उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो नेग्लिजिबल हो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे कंडीशंस को हम सॉलिड कहते हैं। जैसे हमारा ब्रेंच है, डेस्क है, हमारा ये मार्कर है, ये सॉलिड है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं M1 और M2, अगर वो ऐसे अरेंज हैं तो मान लीजिए इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो है ही नहीं। और आपको एक बात जान के अच्छा लगेगा, आपको आगे समझने में भी आसानी होगी कि अगर
हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें या F की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा। समझना है, अगर इनके बीच डिस्टेंस कम है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, और अगर इनके बीच स्पेस ज्यादा है तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। अब अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हमने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है M1, M2, M3, M4, ये जो भी मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ेंगे उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होगा। अब मैं आप ही से प्रश्न करता हूं इस फॉर्मूले के बेसिस पे कि अगर स्टूडेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो ही ना, तो फिर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा। यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से टाइटली बंधे होंगे, और अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के वजह से एक दूसरे से टाइटली बंधे होंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होगा मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे। एक बात बड़ी क्लियर निकल के आ गई, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सॉलिड की बड़ी अच्छी से निकल के आ गई कि इस पे रिजिडिटी होगी, अर्थात अगर इसका शेप हमने इस तरह से बनाया और इसका शेप हमने स्क्वायर रखा है तो ये रिजिड है, ये स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है, और अगर मॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ग्रेटर है, और ग्रेटर मॉलिक्यूलर फोर्स रखने की वजह से इसमें एक विशेष प्रॉपर्टी आती है जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं। ये रिजिड होता है, सॉलिड रिजिड होता है, और अगर सॉलिड रिजिड हो गया तो एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाहर आ गई। सॉलिड के अंदर अगर रिजिडिटी है तो नो डाउट इसका, मित्रों आप पढ़े होंगे जरूर 6 में 7th में 8th में कि सॉलिड के वॉल्यूम और इसके शेप दोनों ही क्या होते हैं, डेफिनिट होते हैं। अब दोस्तों एक बात समझ में आ गई, क्या गजब का फार्मूला मिल गया हमको। अगर हमको ये बात समझ में आ गई कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स टाइटली अरेंज्ड होंगे, कंडेंसली अरेंज्ड होंगे, ये कंप्रेस नहीं हो सकेंगे, और अगर ऐसा होता है तो वो रिजिड, अगर रिजिड होते हैं तो उनका वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनिट होगा। क्या बात है, एक फार्मूला ढेर सारा प्रॉपर्टी बाहर कर रहा है, और अगर आ गया तो समझ में आ गया तो दोस्तों अब हमें ये कहते समय समझ नहीं लगा कि बिल्कुल हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि सॉलिड वो मैटर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स टाइटली एक दूसरे से बंधे होते हैं या कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। इसी से वो मैटर की स्टेट सॉलिड कहलाती है। सॉलिड होने की वजह से इसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनिट होता है, दोनों ही फिक्स होता है। ये सॉलिड का प्रॉपर्टी हो गया, समझ में अगर अच्छी तरह से आया तो बहुत अच्छा लगा, आपको हमारी मेहनत सार्थक जाएगी। लेकिन अब चलते हैं दूसरी तरफ, लिक्विड क्या होगा, सेम बात है, उसी थियरी पे काम करेंगे। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाए, दोस्तों बात यहां समझना होगा। हमने कहा अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाए तो क्या बढ़ जाएगा, आवाज आनी चाहिए आपकी, बिल्कुल आवाज आनी चाहिए। क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा। ये फार्मूला यही तो बता रहा है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, आर बढ़ गया, तो ये कहना हमें थोड़ा भी कष्टदायक नहीं होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट गया। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट गया तो
जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल की पकड़ घट गई। अगर मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल की पकड़ घट गई यानी ये फ्लूइडिटी आ गई। क्या बात है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटा, रिजिडिटी के बजाय इसमें फ्लूइडिटी आ गई। और फ्लूइडिटी किसका बेसिक नेचर है? फ्लूइड का नेचर है, लिक्विड का नेचर है। ये फ्लो करेगा, मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ते ही मॉलिक्यूल्स मोशन में आने लगेंगे। अब अगर ये मोशन में आते हैं तो ये फ्लूइड हो गए, अगर ये फ्लो करते हैं तो ये फ्लूइड हो गए। मित्रों एक बात समझ में आई क्या? जब का मामला है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जा रहा है तो फोर्स घट जा रहा है, फोर्स घट जा रहा है तो रिजिडिटी हट के किस में चेंज हो रहा है? ये फ्लूइडिटी में। अब अगर ये फ्लूइडिटी हो गया तो मटेरियल फ्लूइड हो गया, मैटर फ्लूइड हो गया, लिक्विड हो गया। और जैसे ही फ्लूइडिटी आ गई, मेरी बात मानो दोस्तों, एक गजब का जादू चल गया। क्या चल गया? कि अगर फ्लूइडिटी आ गई और ये मैटर किसी, ये फ्लूइड, ये लिक्विड किसी पॉट में रख देंगे तो वो उसी का वॉल्यूम तो नहीं ले पाएगा, लेकिन उसका शेप जरूर ले लेता है। बार बार अगर उसके पॉट को बदले हम तो पता चलता है वो फ्लूइड उसी पॉट का शेप अरेंज कर लेता है, बट वॉल्यूम वही रहेगा। तो अब एक बड़ी ही महानतम प्रॉपर्टी लिक्विड यानी फ्लूइड की निकल के आती है। क्या आती है? कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज, intermolecular force decrease, molecules of matter randomly move, and if the molecules have motion then matter have fluidity. If the matter have fluidity then its shape is not definite. I mean the shapes of the liquid is indefinite but volume is definite. Another state of matter here, gas. In case of gas, the molecules are have greater intermolecular space, greater, यानी बहुत ज्यादा इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप एक बात बताओ ना मुझको, अभी तो मैं बार बार इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ कि अगर इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बड़ा ज्यादा हो जाए और अगर इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बड़ा ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बड़ा कम हो जाएगा। और अगर इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बड़ा कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये जो मॉलिक्यूल्स इसके होंगे मैटर के, ये फ्रीली मूव करने लगेंगे, ये जिगजैग मोशन में चले जाए, कोई इधर जाए कोई उधर जाए, कहीं भी जाए, एकदम फ्रीली मूव करते हैं। और अगर ये फ्रीली मूव करते हैं तो क्या होगा? अब ना तो ये जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसका शेप ही लेंगे और ना ही इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। अब इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है। गजब की बात निकल के आई है। अगर हम तीनों का कंपैरिजन कर ले दोस्तों तो क्या पाए हम कि इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स, इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के वजह से लिक्विड का शेप तो बिल्कुल चेंज होगा बट वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से गैस का ना तो वॉल्यूम ही फिक्स रहेगा और ना शेप ही फिक्स रहेगा। यानी अगर हम मैटर पढ़े और ये बेसिक प्रॉपर्टी इसकी पढ़ लिए, अगर दोस्तों हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लिए कि मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस आर, मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर एफ, तो हमें ये जो स्टेट है इसको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक फार्मूला याद रखना होगा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एफ आर बढ़ेगा एफ घटेगा, आर घटेगा एफ बढ़ेगा, ठीक है, इसी वर्षा होगा। इनवर्सली का मतलब यही होता है। तो दोस्तों अब हम क्या करें, सॉलिड क्या है? जो रिजिड हो और जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या हो? फिक्स हो। लिक्विड क्या होता है? जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट हो, आई मीन फिक्स हो, बट शेप इनडेफिनेट हो। और गैस क्या होता है? जिसका गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों ही इनडेफिनेट हो, दोनों ही अनिश्चित हो।
इसकी जो विशेष प्रॉपर्टी है वो क्या है, सॉलिड की रिजिडिटी। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, और इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है डिफ्यूजिबिलिटी, ये डिफ्यूज करते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स, इसमें डिफ्यूजन इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम अगर बात कर ले एक छोटे से और इसी लगे हाथ टॉपिक का कि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। अगर सॉलिड लिक्विड में जाता है तो ये प्रोसेस फ्यूजन कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। और अगर ये लिक्विड सॉलिड में आता है तो ये प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। अगर ये सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाए तो ये सब्लिमेशन कहलाता है। अगर ये गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाए तो इसे डिपोजिशन कहते हैं। अगर ये गैस कंडेंस्ड होकर के, अगर ये गैस लिक्विड बन जाए तो इस इवेंट्स को कंडेंसेशन कहते हैं। और अगर ये लिक्विड गैस बन जाए तो इस इवेंट्स को वेपोराइजेशन कहते हैं। और ये सारा इवेंट्स एक विशेष तरह के टेम्परेचर पर होता है और वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है ना, अगर हम इस तरफ में चले, सॉलिड हीट बढ़ा दिया लिक्विड हो गया, लिक्विड हीट बढ़ा दिया गैस हो गया, उल्टा चलते हैं गैस इसको टेम्परेचर घटा दिया कूल कर दिया लिक्विड हो गया। अगर लिक्विड का भी टेम्परेचर घटा दिया कूल कर दिया तो सॉलिड हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो इंटर कन्वर्जन रखती है। इंटर कन्वर्जन किसके बीच में, थ्री स्टेट ऑफ मैटर के बीच में। तो आज हमने ढेर सारी बातें आपसे की, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, मेरा भी परिश्रम सार्थक गया होगा। तो फ्रेंड्स थोड़ी कोशिश करते हैं एक दूसरे से जुड़ने की और विषय पे विशेष करके बातें करने की। आपको जो भी वीडियोस मैं दे रहा हूं उसको खूब मुस्तैदी से सुनिए, बड़े कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। जो भी समस्याएं बनती हो मुझसे पूछिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, व्यूज दीजिए और लोगों के बीच में इस पढ़ाई को ले जाइए, अपने स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट पहुंचाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।